आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, बहुत ही खूबसूरत बुक आपने लिखा। माननीय मुख्यमंत्री ने उसको रिलीज किया नहीं। एज ए प्रोफेशन में जब आया तो मुझे भी पता चला कि मेरा ये प्रोफेशन बन गया। हमें पता ही नहीं चल पाया कि कब हम 30,000 का अच्छा कैमरा खरीदते थे और आज 3 लाख का। हिमालयाज का पूरा एक पेरीफेरी, हिमालयाज के पहले साथ मैंने फ्लाई किया है। जब नेचर को क्लिक करना स्टार्ट किया तो मौसम देखना स्टार्ट किया। मौसम देखने स्टार्ट किया, फोटोग्राफी ने मुझे बहुत सारी नॉलेज दी। मेरा कैमरा बैग में रेडी रहता है। हमारे यहाँ कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो ब्रांड को या उसकी कॉस्ट को लेकर के कैमरा खरीदते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते, उसका 10% भी यूज नहीं कर पाते। हम भी 50% तक अटक जाते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ा मोबाइल फोटोग्राफी के बाद, फोटोग्राफ की पर्टिकुलर उस इमेज की लाइफ खत्म हो गई। ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था। आपके घर में आज भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होगी। मोबाइल के बाद क्या किसी ने कभी प्रिंट कराए? क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो लम्हों को कैमरे में नहीं दिलों में कैद करते हैं। भूमेश भारती जी एक ऐसे फोटोग्राफर जिसकी तस्वीरें बोलती हैं और भावनाओं को जिंदा कर देती हैं और हर फ्रेम में एक नई कहानी बुनती हैं। आइए जानते हैं उनके कैमरे के पीछे की दुनिया, उनकी नजर, उनकी सोच और वो सफर जिसने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरे को ये बताइए कि ये जो फोटोग्राफी है, ये जो पैशन जो आप कर रहे हैं, इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं इतने सालों से, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप कितने बड़े थे? स्कूल टाइम से आप अपनी स्वेच्छा से इस फील्ड में आए या क्या मोटिवेशन था और आपने क्यों फोटोग्राफी चुना एज ए प्रोफेशन? एज ए प्रोफेशन में जब आया तो मुझे भी पता चला कि मेरा ये प्रोफेशन बन गया। मुझे खुद नहीं पता था अच्छा कि कब बन गया। हाँ, फोटोग्राफी का शौक था और टाइम से था। पेंटिंग करता था मैं, इलस्ट्रेशंस बनाता था खासकर स्कूल टाइम पे जी। और 9th क्लास में किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था जी। और उसमें एक छोटा सा कैमरा, सेकंड प्राइज था, वो मिल गया। अच्छा, अगले साल फिर कैमरा मिल गया। हाँ, एक और कैमरा मिल गया, इस बार उससे थोड़ा सा अच्छा गया। स्कूल ये सब टाइम 9th क्लास में पढ़ता था और वहाँ एक कोशिश से हर शहर में कॉन्टेस्ट होता है। लाइनस क्लब है। अच्छा, तो ठीक है। उन्होंने वो एक कॉन्टेस्ट रखते थे जिसमें ना खास सेकंड प्राइज कैमरा होता था, फर्स्ट प्राइज साइकिल थी और थर्ड प्राइज उसके रिस्ट वॉच, रेडियोज, ऐसे कुछ चीजें थी और भी कई प्राइज मिलते थे। तो इसमें मेरे को सेकंड प्राइज मिला। पोर्ट्रेट होता था। फिर मेरी इच्छा रही कि मैं एक बार साइकिल मेरे को प्राइज में मिलता है। अगले साल पे पार्टिसिपेट किया तो जब 10th भी था उस साल, फिर मेरे को कैमरा मिला। इस बार थोड़ा सा अच्छा कैमरा मिला। मैंने पहला वाला जो कैमरा मिला था ना, वो हॉट शॉट का कैमरा था। उसमें पतली सी 12 स्नैप्स का रोल आता है, वो मैंने यूज किया। तो बहुत सोच समझ के फोटो खींची। मेरे एक पापा के दोस्त थे, जब मैंने उनको बोला कि ये रोल मेरा खत्म हो गया, इसको डेवलप करना है, तो उन्होंने ठीक, एक गीता स्टूडियो होता था पंडित, उन्होंने मेरा वो रोल डेवलप किया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उसके कुछ प्रिंट बनाए, मुझे कुछ नहीं बोले। उन्होंने मेरे पापा को बोला, ये यार तेरे बेटे ने ना उसमें 8-10 फोटो अच्छी निकाल दी। अच्छा, मैंने तो घर की फोटो खींची थी, घर पे आया मेरी सबसे पहले दादी की फोटो खींची, कुछ एक दिन स्कूल ले गया तो 2-3 स्कूलों में फोटो खींची। लेकिन जो फोटो थी उस समय मुझे नहीं मालूम था मैं क्या खींच रहा हूँ। लोगों की फोटो खींची, लेकिन उसमें क्या चीज निकली उन्होंने एक डिस्क्राइब किया कि यह पोर्ट्रेट अच्छे खींचे। हालांकि भले ही छोटा सा कैमरा है, उस समय तो ऐसी कैमरा था। तो तब से एक बार दिमाग में हल्का सा मुझे लग रहा है वो बैठ गई बात कि मैं अच्छी फोटो खींच सकता हूँ। हालांकि पेंटिंग करता था। फिर दूसरा कैमरा आया तो मुझे बीच में, अब ये मेरा जो 10th हो चुका था और ये कैमरा मेरे एक बैग का हिस्सा बन गया, क्योंकि मैं हम लोग जिस बैकग्राउंड से थे ना, उसमें 10th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए स्टार्ट कर दिया। जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना कि नौकरी देखनी है, कुछ करना है। जी। तो अभी 12th नहीं किया। जिन एग्जाम्स में 10th पास लिखा होता है ना, वो एग्जाम्स भरने स्टार्ट कर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो भरने स्टार्ट किए। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया तो उसमें मुझे कभी दिल्ली भी जाना था, मेरे हाथ में कैमरा था, मैंने कुछ दिल्ली की भी फोटो खींची। कभी कहीं भी जाना, कहीं और शहर में जाना था। हालांकि मेरे घर के लोग मना करते थे, पहले 12th कर ले उसके बाद देख, ये एग्जाम मत दे किसी और तरह। तो 12th के बाद तक मैंने वो कैमरा बहुत सारे यूज किया। ऐसे ही वो
धीरे धीरे शायद मेरे को अंदर बस गया वो फोटोज के वो फ्रेम। तब तो सोच के नहीं खींचते थे क्योंकि वो ऑटोमेटेड कैमरा थे, रोल बजी से करी तो क्लिक करो, बाहर से डेवलप कराओ, ले आओ, 10 20 25 30 फोटो बन गई आपकी अच्छी, तो आप घर के लोग बड़े खुश हो जाते थे। कभी कभी शायद 11th क्लास में था मैं, तो एक विश्व मानव अखबार था, उनके किसी परिचय एक बार अखबार में जाने का मौका मिला, तो वो ना उस दिन कोई किसी जैसे महापुरुष होते हैं ना, उनके कोई फोटो ढूंढ रहे थे, शायद गांधी जी की फोटो ढूंढ रहे थे। मैं किसी काम से गया था, उनको किसी का कुछ हमारे स्कूल की कोई विज्ञप्ति थी वो देने गया था, तो वो ढूंढ रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप महात्मा गांधी की फोटो ढूंढ रहे हो, मैं इलस्ट्रेशन बना दूं? बना दो। मैं घर गया, इलस्ट्रेशन बनाया और 1 घंटे बाद उनको वापस लाके पेन से दे दिया और नीचे बड़े स्टाइल से मैंने अपना नाम लिखा। वो अगले दिन उन्होंने बड़ा सा इलस्ट्रेशन छाप दिया फ्रंट पेज पर, गांधी जयंती को वो समर्पित करके, क्योंकि ढूंढ ही रहे थे फोटो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार पहली बार, इससे पहले से मैं अखबारों से जुड़ा था इस रूप में। मैंने 9th क्लास से ना अखबारों में लोकवाणी आता था, जिसमें पब्लिक अपनी बातें चिट्ठी लिख करके लिख सकते थे। तो मैं अपने इलाके की कुछ चीजें जो मेरे को समझ आता है, हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी लिखने में, मतलब उस समय बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैं हिंदी में लिख देता था, उनको चिट्ठियां बहुत लिखता था। मेरी चिट्ठियां लिखने की बहुत आदत, पेन फ्रेंड भी बनाता था और वीआईपीज को भी चिट्ठी लिख करके फोटो मंगा लेता था। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में चिट्ठी लिख करके मैं फोटो मंगा लेता था। ऐसे ही अखबारों को चिट्ठियां लिखता था, हिंदुस्तान अखबार में, नवभारत टाइम्स अखबार, बहुत सारी। ठीक है, उसी कड़ी में ये अखबार से मैं जुड़ गया, इलस्ट्रेशन बनाते बनाते अखबारों से जुड़ा रहा। और एक अखबार ने मुझे, एक रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तेरी हिंदी की लिखाई बहुत अच्छी है, तो रिपोर्टिंग क्या कर, कुछ खबरें अपने इलाकों की या कुछ कुछ चीजें हमें बताया था। फोटोग्राफ जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं। अभी फोटोग्राफी का रोल नहीं था, मैं अभी फोटोग्राफर, सब इलस्ट्रेशन, सिर्फ इलस्ट्रेशन आता था। उन्होंने लिखाना स्टार्ट और कुछ ये किया। तब तक मैं ग्रेजुएशन किया, तो उन्होंने मुझे अपने अखबार के लिए लिखने के लिए बोला। मैंने लिखा। जब कॉलेज गया, डीएवी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन करा, तो मैंने और भी अखबारों से कई लोगों से परिचय हुआ। मैंने किसी से पूछा तो मुझे हिमाचल टाइम्स में एक जॉब ऑफर मिल गया। मेरे को ऐसे ऑफर मिल गया कि आप रिपोर्टर अगर बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन हम पहले 3 महीने कोई सैलरी नहीं देनी। बहुत बढ़िया लोग थे, टीचर रहे मेरे, जय सिंह रावत जी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हिमाचल टाइम्स में मैं अभी लिख ही रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। हिमाचल टाइम्स में 2 नंबर करी। तो ग्रेजुएशन और जर्नलिज्म, अभी पहले वाले टाइम पे ना जरूरी नहीं था कि आप कोर्स करें, तो वहीं पर मैंने सीख लिया। ऑन द वर्क, हाँ, वहीं पर सीखा। मैं सुबह कॉलेज होता था, डीवी कॉलेज में ज्यादातर लोग जाते नहीं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्योंकि पेंटिंग था, अप्लाइड आर्ट था, साइकोलॉजी था, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते थे, वो मेरे तीसरा सब्जेक्ट होता है, वो कभी कभी पढ़ते थे। सोशल साइंस था, तो कभी कभी पढ़ पाते थे। मेरे दोनों प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट थे, साइकोलॉजी भी और पेंटिंग भी, तो मुझे जाना जरूरी था। मैं कॉलेज रहता था, कॉलेज की ही रिपोर्टिंग मेरे हाथ में थी। इस कॉलेज के साथ साथ डीवी कॉलेज, ये मैं अखबार में मेरे अपना जेब खर्च भी चलता था। मेरे पास कैमरा भी था, साइक है। कभी कभी ऐसा कई बार ऐसा फेस आए जिसमें मैंने कुछ खबर लिखी, लेकिन मेरा फोटोग्राफर, जो ऑफिशियल फोटोग्राफर थे, वो उसके लिए फोटो नहीं ला पाए। और 1-2 बार खबर ऐसी आई जो खास खबर थी, लेकिन फोटो नहीं आने से वो खबर खत्म हो गई। और उस खबर का इम्पैक्ट बहुत पड़ा कि अगर वो हो जाती तो आज ये, मैं इस जिक्र नहीं कर सकता हूँ इसमें। एक बार कोई पुल गिर गया था जिसकी मैंने खबर पहले लिख दी थी, लेकिन उसकी फोटो नहीं आ पाई। और जिस दिन मैंने खबर लिखी थी उसके करीब 1-1.25 महीने बाद वो पुल गिर गया। अच्छा, अखबार में खलबली मच गई, यार ये खबर तो लिखी नहीं थी, ये पुल गिर सकता है अगर इसमें ऐसा ना किया तो। उसमें खनन चल रहा था। किसने लिखी थी? उसे याद दिलाया कि उसने लिखी थी। क्यों नहीं छपी? ये फोटो नहीं थी, फोटोग्राफर को बोला था। तो उस दिन से मैंने भी ये ठाना कि मैं अपना कैमरा निकालता हूँ। फिर एक कैमरा और खरीदा मैंने उसी साल जो उसमें ही सैलरी आई। सैलरी बहुत छोटी सी थी,
कुछ और पैसे मिला करके मैंने एक कैमरा खरीदा कोडाक्रोमा। मैं बहुत साल तक चलाया वो, मैनुअली कैमरा था छोटा, उससे मैं अपने चीजें खींच लेता था। अब इंटरेस्ट आने लगा, कोई चीजें कबाड़ है, कुछ भी है जो शहर के लिए होती थी। नुंदरपड़ से वापस मैं हिमाचल टाइम्स आ गया, हिमाचल टाइम्स से कुछ और चीजों में ऐसे करके वो जर्नी स्टार्ट हुई और साथ साथ फोटोग्राफी चलते रही। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं दिल्ली चला गया। मेरे को दिल्ली में एक जॉब मिला, काम के लिए मिला, एक पहले ऑफर मिला भारत के एयरटेल से। इसी दौरान मेरे पास एक SLR कैमरा भी आ गया जो किसी का था, किसी और का कैमरा था। कुछ टाइम के लिए हमारे पास आया, 2-3 महीने के लिए। मैंने उससे बहुत काम किया। वहीं पर एक नौटियाल जी थे, उनके यहाँ मैं रोल डेवलप कराता था। उन्होंने बोला कि यार ये कैमरा फोटो तो अच्छी खींचता है। 1-2 बार उन्होंने मेरे को ले लिया कि आ जा मेरे साथ शादी में कर देंगे। वो भी खींच रहे थे और मैं भी फोटो खींच रहा था अपनी। मैं जिस बस्ती में रहता था, क्योंकि लिटरेसी मिशन के लिए काम करते थे, उन बस्तियों के बीच में मैं लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाता था। सोशल लाइफ में चला गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती थी वहां पर, एडल्ट एजुकेशन का काम थे। तो मैं उस बस्ती के बीच में रहता था, मेरा अपना जॉब था उसमें, मैं वहीं पर रह करके काम करता था। तो मुझे ना वो सोशल लाइफ की फोटोज बहुत अच्छी मिल जाती। अब मेरे पास एक SLR कैमरा भी था। उससे पहले कोडाक्रोमा से मैंने बहुत फोटो खींचे, और ये एक वहीं पर एक मैगजीन भी निकलती थी लिटरेसी मिशन की, जो साक्षरता मिशन नाम से एक मैगजीन थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ये लोगों ने मेरे वो फोटोज यूज करने शुरू करे। धीरे धीरे वही दिल्ली में रहते हुए मेरा संपर्क समाज कल्याण विभाग से हुआ, तो उनकी भी एक मैगजीन निकलती थी। मुझे वो एक फोटो पे उस समय 100 से 150 रुपए दिया करते थे। मेरे महीने भर का बढ़त, जो जितनी मेरी सैलरी थी उससे उतनी ही मेरी फोटोग्राफी से पैसे आने लगे। हिंदुस्तान अखबार से संपर्क हुआ, हिंदुस्तान हिंदी का, उसमें एक हर हफ्ते में परिशिष्ट निकलते थे। रविवार है, बुधवार सिनेमा कर लेता, वीरवार को सोशल लाइफ का था, अलग अलग टॉपिक्स पे, किसी दिन हेल्थ का था। तो मैं हर चीज की फोटोज धीरे धीरे उस पे साथ साथ खींचता। इधर मेरे को काम भी मिलता था, मेरे को ये फ्रीलांसिंग ये करने को मिलता था। मेरी फोटोग्राफी तब स्टार्ट की, और धीरे धीरे मैं ऐसे लगने लगा कि मैं फोटोग्राफी, अब वो ना लिखना छूट गया। उत्तराखंड आंदोलन उस समय पीक पर था जब मैं दिल्ली था जी। इनफैक्ट मुझे कभी कभी मौका मिलता था, उत्तराखंड से आने वाले लोग जब दिल्ली में कोई मूवमेंट के लिए आते थे, एजुटेशन के लिए आते थे, अपनी डिमांड्स रखने के लिए आते थे, आंदोलन के लिए आते थे, तो मुझे उनके भी कुछ फोटोग्राफ करने का मौका मिल जाता था। ये मैं अपने, ये आप 90s की बात बता रहे हो? ये मैं 94, 95, 96 की पे, 94 से 98 तक मैं दिल्ली रहा। बीच बीच में यहाँ आता था, फोटो खींचता था। देहरादून जब भी आता था मेरे पास अब कैमरा था। तो 95 में मैंने अपना कैमरा खरीदा। मुझे एक जब सैलरी मिली, और यहीं से मुझे लगा कि अब मुझे एक SLR कैमरा, क्योंकि एक वो कैमरा SLR हमें मिला था किसी कारण से 2-3 महीने यूज करने के लिए, वो वापस करना पड़ा। अब जब वापस करना पड़ा तो अब ऐसे लगने लगा हाथ खाली हो गए। जो छोटे कैमरे थे अब उसकी वैल्यू नहीं थी, वैल्यू थी, पर मतलब वो क्वालिटी लगने लगा को लेंस का रिलेशन, अपर्चर का रिलेशन धीरे धीरे समझ आया ना, वो हल्का सा कि जो मैं चाहता हूँ अब उसमें खेल कर सकता था कैमरे के साथ। तो वो जो क्रिएटिविटी हम कर सकते थे धीरे धीरे सीखा, कुछ समझा, कुछ लोगों के फोटोज देखी। मैं कबाड़ी बाजार से किताबें लाता था, फोटोग्राफ्स के लिए लाता था, उसमें देखता था बहुत लोगों के फोटोज। कोई खाने की फोटो होती थी, कुछ डांस के फोटो होते थे। अविनाश पसीचा जी की डांस की फोटोज देखता था, डिस्कवर मैगजीन से, स्वागत मैगजीन, एयर फ्राइट मैगजीन सी, बड़ी अच्छी खूबसूरत सी। ये मैगजीन मुझे 2-3 रुपए की मिल जाती थी। 1 महीने बाद वो पुरानी हो जाती है मैगजीन। हमें उस 1 महीने पहले की से तो मुझे कोई लेना देना नहीं था, मेरे लिए वो ताजी मैगजीन होती थी। और मैं उनसे फोटोज देखता था, इंस्पायर होता था, और वो कोशिश करता था कि मैं कभी ऐसा काम करूं, मैं ऐसी चीजें करूं। उन फोटोग्राफर्स के नाम याद करता था, उन पर लिखता था जी। ये 98 तक मैं दिल्ली रहा। फिर मेरी शादी हुई तो मैं वापस आ गया था। मेरे पास सिर्फ कैमरा था। शादी के बाद बेरोजगार हो गए क्योंकि
जॉब छोड़ के आना पड़ा, घर वालों ने जाने नहीं दिया कि यार वाइफ है, या तो अकेले इसको कैसे लेके जाएंगे या यहीं पर करें। तो फिर मैंने यहाँ पर आपका धीरे धीरे एज ए फ्रीलांसर स्टार्ट किया। रोज ट्रिप रोल लेकर निकल जाता था घर से। घर के लोग, आसपास के लोग ये ना सोचे कि बेरोजगार आदमी घूम रहा है, खाली आदमी घूम रहा है। तो मैं सुबह 9 बजे घर से निकल जाता था और शाम को 5-6 बजे घर वापस आ जाता था, ताकि लोगों को लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और क्या करता था, मैं लोगों से मिलता था, देहरादून फोटो खींचता था। जो देहरादून की चीजें अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरे माइंडसेट उन मैगजीन्स की फोटो से था जो ट्रैवल मैगजीन थी। जी। तो अभी बाहर जाने का तो मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन देहरादून के आसपास एक साइकिल उठाता था, फोटो खींचता था, पैदल जाता था, फोटो खींचता था, खूब फोटो खींचते। वो शहर की फोटोज आज मेरे लिए बहुत काम की, क्योंकि उस समय से अब तक 30 साल हो चुके, शहर बदल गया। जी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं वो शहर बदल गया बिल्कुल जी। तो मैं अपने घर वालों को, सबको थैंक यू बोलता हूँ कि उस समय मैं वो काम कर पाया। वो 30-40 रोल होंगे, वो 30-40 में से कुछ खराब हुए, कुछ हुए, कुछ मेंटेन हो पाए, नहीं हो पाए, कुछ फोटोज हैं। वो 30-40 रोल है, लेकिन वो देहरादून की आत्मा जिनमें एक्चुअल बसती थी ना, वो वाले विजुअल थे। एक्चुअल जो देहरादून दिखता था ना, वो वाले विजुअल था। इतने साल आपने करे, 25-30 ईयर्स हो गए आपको करते हुए। आप उस टाइम की फोटोग्राफी में और आज की जो फोटोग्राफी है, आपको क्या लगता है कि कितना इवॉल्व हुआ है? क्या चेंजेस आए इन सालों में? फोटोग्राफी में टेक्निकली बहुत कुछ चेंज आ गया, बहुत कुछ बदल गया। देखिए, उस समय रोल से मैं मानता हूं कि मेरी एज के जो फोटोग्राफर्स हैं या जिन लोगों ने कैमरा दिया, उन्होंने सीख लिया। मैं गोयल फोटो कंपनी में काम करता था जब मैं कॉलेज में था, जब कॉलेज था, तब अखबार से पहले मैं गोयल फोटो कंपनी में भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया मैंने, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उस समय मेरे को थोड़ा बहुत ब्लैक एंड व्हाइट जो केमिकल से बनाने वाले जो फोटोज थे, वो मैंने थोड़ा बहुत जानकारी ली, सीख पाया था। हालांकि उसका टाइम जा रहा था, कुछ लोग कर रहे थे। उसी समय QSS भी आया। QSS क्विक सरफेस से जब आप रोल्स कैमरे में डाला, रोल डेवलप किया और प्रिंट बन के बाहर आया, उन्होंने प्रिंट बनाया, बाहर आए। तो इस वाली फोटोग्राफी में ना, रोल्स वाले फोटोग्राफी बहुत कुछ काम ना, जो वहां पर बैठ करके प्रिंट बना रहे हैं ना, उनका होता। वो उस पे से कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके कलर वेरिएशन, उसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, घटाना है, डेंसिटी बढ़ानी है, घटानी है, कोई पर्टिकुलर कलर को बढ़ाना घटाना है, तो वो कर सकते। वो हमारे हाथ में नहीं था, वो रोल्स था ना। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम होता था ना, तो पूरी तरह से एक फोटोग्राफर के हाथ में था अपना वो रोल्स चुनना, क्या फोटो खींचना है, उसके अकॉर्डिंगली वो रोल चुनता, उसी के अकॉर्डिंगली अपना केमिकल बनाते थे, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना पेपर चुनते हैं कि जिस पेपर पे किस प्रिंट करना। तो वो जो सारा अपना प्रोसेस था ना, जो 20-22 साल रोल्स आए, उस रोल्स में वो इतना ज्यादा एडिट हम अपने हाथ में क्रिएटिविटी नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत रख सकते थे, अपर्चर का है, डेप्थ का है, शटर स्पीड का है, इस तरह का रख सकते थे। लेकिन हर बार वो व्यक्ति के हाथ में था जो प्रिंट बना रहा। मैनुअली प्रिंट नहीं बनते थे, मशीन की। कुछ लोग मैनुअली भी प्रिंट बनाते थे, बड़े उस पे हम क्रिएट कर सकते। जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टाइम था, वो धीरे से जब डिजिटल आया फिर आ गया। डिजिटल के बाद धीरे धीरे अभी भी डिजिटल में की शुरुआत हुई, फिर एडिटिंग प्लेटफॉर्म्स आए, हम उनको डेवलपर्स बोल सकते हैं। लाइट रूम है, फोटोशॉप है, तमाम सारे हैं, बहुत सारे हैं, पिक्सार, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आए। कैमरास जो डिजिटल कैमरा है, उसमें हम खेल सकते हैं, हम अपनी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। पुराने टाइम जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जैसा टाइम था, वो रिपीट हो गया जी। बस उसका एक अच्छी चीज ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम पर आपका एक मास्टरपीस हो सकता, दोबारा आप वैसा ही बना सकेंगे 100% नॉट श्योर, वो नहीं बनेगा, नहीं श्योर। इसलिए फोटोग्राफर कहता था दैट इज माय मास्टरपीस, या किसी पर्टिकुलर फोटोग्राफर का ये मास्टरपीस जी। आज हम उस मास्टरपीस के बना सकते हैं, मास्टरपीस है आज भी, लेकिन उसका रेप्लिका बन सकता। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अलग हो गई। मेरा फोटो है,
अब प्रिंटर भी मेरे पास है, तो मैं अपनी तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि कहीं बाहर जाना है। ज्यादातर लोग जाते हैं पर अपने पास अपना प्रिंटर भी रखते हैं। लेकिन जब जो 5-7 लाख रुपए का कैमरा खरीद सकता है, वो 2-3 लाख रुपए का प्रिंटर भी खरीद लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा सॉफ्ट कॉपी या मेरा मास्टरपीस किसी और के हाथ से प्रिंट। ठीक है। जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं वो अपना प्रिंटर अपने पास। कई लोग बोलते हैं कि बहुत इजी हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ इजी हो गया, लेकिन कॉस्ट वाइज बढ़ गया, कॉस्टली बढ़। लोगों को लगता था कि शायद रोल में तो पैसा खर्च होता था ज्यादा, बट वो लिमिटेड खर्च होता था। आज की डेट में डिजिटल फोटोग्राफी के साथ आपका लैपटॉप कंप्यूटर जुड़ गया, उसकी स्टडी जुड़ गई, उसकी ट्रेनमेंट जुड़ गया। उसके बाद उसकी मेगापिक्सल की लड़ाई हो गई अलग है, कुछ और चीजों की लड़ाई अलग है। टेक्नोलॉजी हर रोज हर 2 साल बाद हर कैमरे का अपना एक अपडेट आ जाता है, हर 2 साल बाद आ जाता है। उसकी कीमत बढ़ जाती है। हमें पता ही नहीं चल पाया कि कब हम 30,000 का अच्छा कैमरा खरीदते थे और आज 3 लाख का, पता ही नहीं चल। इतने साल आपने फोटोग्राफी करी है उमेश जी, कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं या कोई एक ऐसी फोटोग्राफ है जो आपके, जिसको आप बोले कि ये मेरी फेवरेट फोटोग्राफ है, ये मेरी बेस्ट फोटोग्राफ है? इतने साल आपके कोई है? नहीं, अभी तक मैं वो ले नहीं पाया। अच्छा। हर बार लगता है कि अभी अच्छा, ये अच्छी फोटो आ गई, फिर लगता है कि नहीं अभी एक और अच्छी आनी है। हर बार लगता है कि अच्छी जगह आ गई, फिर लगता है कि नहीं एक और अच्छी जगह आनी है, शायद आगे आए तो शायद आ जाए। कुछ चीजें हैं जो मुझे मौका दिला, जो शायद कई बार वंस इन अ लाइफ टाइम हो सकती है। मैंने हिमालयाज का पूरा एक पेरीफेरी हिमालयाज के पहले 7 मैंने फ्लाई किया है, और तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद दोबारा ना मिल पाए। जो फोटोग्राफ्स आप वो खींचते हैं, इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर है कि मेरे को ये चीजें फॉलो करनी है तब जाके एक अच्छी फोटोग्राफ्स मैं खींचूं, या फिर मतलब प्रोसेस क्या रहता है? मतलब जब आप जाते हैं बाहर फोटोग्राफी करने, उसका प्रोसेस क्या होता है? कि क्या बैठ के आप सोचते हो कि ये चीजें मैं अगर करूंगा तो मतलब हाँ प्रोबेबिलिटी है कि अच्छी फोटोग्राफ्स आएंगी, तो आप ऐसा कोई प्रोसेस है? और बिल्कुल ऐसा, देख अच्छी फोटोग्राफ आएंगी इसके लिए क्या प्रोसेस, एक तो आपका टेक्नोलॉजी है कि मुझे कैमरे की सेटिंग्स करनी है। लेकिन आज मैं अपने हिसाब मानता हूँ कि वो 2-3 तरीके के हैं फोटोग्राफर। मान लीजिए जैसे आपने एक सेटअप किया कि आप आएंगे, आप उसके हिसाब से पहले से रेडी है कि हमको ये जगह थी फिक्स, इसकी लाइटिंग है फिक्स। लेकिन जब हम किसी और फोटोग्राफ के लिए जाते हैं, मेरी आंखें और कुछ ढूंढ रही होती है, तो मैं बनाना चाहिए हमको। नॉर्मली मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपना सुबह का टारगेट बनाइए। सुबह निकले, मुझे आज ये खींचना है, आज शाम है, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, मौसम हो सकता है खुल जाएगा, बादल को देख करके एस्टिमेट लगाइए कि आज सनसेट अच्छा हो सकता है। तो अगर सनसेट अच्छा होगा, उस समय आप घर पे बैठे हैं और आपके घर पे जगह नहीं है, तो आपको अच्छा सनसेट नहीं मिल सकता। लेकिन आपने शाम को अंदाज लगाया या सनसेट अच्छा हो सकता है, बादलों का क्रिएशन अच्छा है, तो अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे बाद है वो सनसेट, तो आप ऐसी जगह जा सकते हैं। घंटे बाद आप टारगेट बना लीजिए कि मैं उस जगह पर चढ़ता हूँ जहां आपने जगह देखी होगी, तो आप उस जगह से वो क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है ना मिले, कह सकता है बहुत अच्छा मिले। तो ये सारी चीजें ना प्री अजम्पशंस जी, ये आपको फोटोग्राफी से ज्यादा आपकी जो एक ऑब्जर्वेशन है ना उससे मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत सारा जब नेचर को क्लिक करना स्टार्ट किया तो मौसम देखना स्टार्ट किया। मौसम देखने स्टार्ट किया, फोटोग्राफी ने मुझे बहुत सारी नॉलेज दी। मुझे 1 महीने पहले पता चला कि हाँ ये पेड़ पर ना एक फूल खिलने वाले हैं, मैं इस दिन आऊंगा। 15 दिन बाद आता हूँ, फिर ये फोटो खींचूंगा। 15 दिन बाद गया तो आज मौसम अच्छा नहीं हो सकता, 2-4 दिन बाद बारिश आ जाएगी तो अच्छा मिलेगा। तो ये जो प्री अजम्पशंस है ना, और मुझे मिला। या फिर कभी कभी दूसरा है वाइस वर्सा ऐसे कर लेते कि मैं घर से निकल गया, बिना कुछ सोचे समझे निकला, और निकल के मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो की। कुछ अच्छा लगा, कुछ फिर रोज का एक टारगेट बना लिया। मैं टारगेट रोज का नहीं बनाता, मैं टारगेट 1 साल का बनाता हूँ कि इस साल मुझे ये काम करना है। जैसे मैंने 90s
कि जब स्टार्ट हुआ 99 में, जब 98 में मैं देहरादून आ गया, 99, 2000, 2001 में 2000 तक मैंने बटरफ्लाइज क्लिक करी। अच्छा। लेट 90s में मैंने बटरफ्लाइज स्टार्ट कर दी थी। मेरे एक फ्रेंड है सतपाल गांधी, उन्होंने एक दिन बोला मुझे कि तू बटरफ्लाइज क्लिक करो। वो बर्ड वॉचिंग करते थे और मुझे बर्ड वॉचिंग सिखाते। मैं वो बर्डिंग भी करते थे, मुझे भी सिखाया। उन्होंने मेरे को राय दी थी कि आप बटरफ्लाइज क्लिक करो। उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि मेरे पास बड़ा लेंस नहीं था। अच्छा। बर्ड्स क्लिक करनी तो आपके पास बड़ा लेंस चाहिए, जूम होना चाहिए। बटरफ्लाइज को समझा, फोटो खींचते खींचते समझाया कि मेरे को कौन सी तितली जो है मुझे पास आने देगी, कौन सी तितली अपना डिस्टेंस मेंटेन करती, किस तितली की किस एक्टिविटी से पता चला कि अच्छा ये अंडे देने वाली है, उसकी मीटिंग टाइम आ गया। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर 4-5 साल, पूरी साइकिल आपने हुआ, पूरे 4 साल मैंने पूरी बटरफ्लाइज क्लिक करी। हमने एक एग्जीबिशन भी करी जी, उनकी बर्ड्स, गांधी जी की और आपकी मेरी बटरफ्लाइज। और क्योंकि हमको स्पॉन्सर किया था या हेल्प करी थी बैम्बू बोर्ड ने, तो हमने बैम्बूज, बर्ड्स, बटरफ्लाई एंड बैम्बूज एक ये एग्जीबिशन करी जी जी। उसी समय उत्तराखंड एक क्रिएट हुआ और एक हेरिटेज सेंटर बना था रेचेस कॉलेज में जी। तो उसी समय वो हमारी एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसको टेक ओवर कर लिया गया। कुछ वहाँ हमें एक उस समय गवर्नर हाउस में एक प्रेजेंटेशन भी दिया कि साहब इस छोटे से फॉरेस्ट आर्कोरेटम में इतनी सारी बटरफ्लाई चेक लग गया था। वो एक ऐसे ही कुछ साल हमने ड्रैगन फ्लाइज पे काम किया, उसके बाद बर्ड्स पे काम किया। उसके बाद कुछ टाइम से मैं जब शुरुआत हुई थी तो मैं सोशल लाइफ पे काम कर रहा था, बहुत सारी जगह वो फोटोज छपे। कुछ साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया, क्योंकि शुरू से एक नज़र थी जर्नलिज्म की, तो कब क्या हो सकता है, कौन सी फोटो का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उन फोटोज को प्रिंट करी, पब्लिक के बीच में रखी, तो उसके असर कुछ हो सकते हैं। कुछ अखबारों के साथ जुड़ा रहा, कुछ अखबारों में नौकरी करने के बाद फिर मैं एज ए फ्रीलांसर जुड़ा रहा। बहुत सारे बाहर की मैगजीन्स को मैं अब उत्तराखंड भी घूमना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कुछ हैं जो आप बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट एक आप पहले से कुछ ऑब्जर्वेशंस रखेंगे ना, तो आप देखिए वो फोटोग्राफी में बहुत सहायक होती है जी। कुछ ऐसा कोई कभी मोमेंट आया है कि आपने कुछ देखा हो और अचानक से आपको लगा कि यहाँ पे मेरे को एक फोटोग्राफी खींचनी पड़ेगी, कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत 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 बार। और ये जो हमारी एक बात हो रही थी ना, अभी टेक्नोलॉजी और माइंडसेट, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वही फैक्टर। अगर हम टेक्नोलॉजी को का पार्ट कैमरे को छोड़ देते हैं और मेरा विजन है, तो मेरे को बहुत हेल्पफुल मिलती है। अगर मैं दोनों पे खेलता रहूंगा तो गड़बड़ है। जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, खासकर फोटो जर्नलिज्म में जी, पता नहीं होता ना कब क्या हो गया। कुछ हुआ, मेरे बहुत सारे फोटोज में आप देखोगे, कुछ फोटोज ऐसी है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रिजल्ट है जी। अगर वो 1 सेकंड बाद या आधे सेकंड बाद मैंने सोचा होता तो नहीं कर रखा जी। मेरा कैमरा बैग में रेडी रहता है जी। रेडी रहता है मतलब कि ऑटो ऑफ पे लगा रखा है। जैसे मैं बटन हल्का सा हाफ पुश करता हूँ, टच करता हूँ, तो ऑन निकाला और मैंने फोटो क्लिक किया। अगर मैंने निकाल करके सेट करने के उतनी देर में वो शॉट निकल जाता है। ये खासकर फोटो जर्नलिज्म होता है। तो बाइक से कोई फोन करता हुआ आ रहा है, आपके फोटो जर्नलिज्म का पार्ट है ना। बाइक से फोन करता हुआ आ रहा है, इसका ध्यान कहीं और है, मैंने उसका फोटो खींचा जी, बना, तो वो किसी काम आएगा जी। आपको उसके भी काम आएगा, यार उसकी फोटो छपी है, उसने ऐसा किया। 4 बच्चे भीगते हुए बाइक पे लेके जा रहा था, वो कोई ऐसी चीजें, अखबार लेके जा रहा है, कुछ और चीजें कर रहा है, कोई बड़े फैक्टर्स वाली चीजें जो आपके जहन में रहती है। अच्छी फोटोज होती है लेकिन उसका टाइम पीरियड बहुत कम, शॉर्ट होता है ऐसा। तो वो सब चीजों को देखने के लिए ना आपको वो नजरिया भी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका पहले जिक्र हुआ कि प्रिजम्पशन है, कुछ चीजें जो अचानक दिखाई देती है, मैंने मोड़ मुड़ा, कुछ आया, कुछ सीन लगा कि हाँ ये होना चाहिए था। और मुझे बहुत सारे ना होर्डिंग्स दिखते हैं ऐसे जी, होर्डिंग्स पे नजर रखिए। अब आप जैसे एक फोटो है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई डेड बॉडी जा रही थी और मैंने वो फोटो खींचा। मेरे एक साथी बोला ये क्या था, मैंने
जब फोटो शाम को छापूंगा ना तब पता चलेगा क्या था। उस डेड बॉडी के पीछे एक स्लीप वेल का बोर्ड था। अच्छा। तो अच्छा। जो उस समय डेड बॉडी तो यहाँ से आ रही थी ना, 6-7 लोग, उस मोमेंट आपने वो पकड़ लिया, वो पकड़ना है ना, उस एंगल को पकड़ना। हाँ। तो ये कम्युनिकेशन आपको अलर्ट भी तो होता है। अलर्ट, हाँ। तो आपका वो आपकी फोटोग्राफर्स को मैं हर एक को बोलता हूँ कि आपकी 2 आंखें नहीं है, आपकी वो तीसरी आंख है कैमरा, और वो यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ वाली भी होनी चाहिए कि क्या होने वाला है। लाइक इवेंट को बहुत लोग इजी मानते हैं, इवेंट फोटोग्राफी को बहुत इजी मानते हैं, जो वो इजी नहीं गई। शादी में कई लोग 2 तरीके के लोग हैं आज की डेट में। वो एक शब्द आ गया कैंडिड फोटोग्राफर और ट्रेडिशनल फोटोग्राफर। मुझे नहीं पता कहाँ से आया है वो शब्द। कैंडिड फोटोग्राफर होता है, उसका कैंडिड का मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कैंडिड फोटोग्राफर के नाम पर लोग पैसा ज्यादा लेते हैं, मेहनत ज्यादा वो करता है। और कैंडिड कहता है कि बस मैं जब आएगा तब करूंगा। अरे कैंडिड मतलब आप कुछ भी फोटो खींचो। तो मेरे अपने वीडियो और जिन लोगों से मैं काम लेता हूँ, मेरी टीम के लोग हैं, उनको पहले बता के रखता हूँ। कोई बोलता है ना कई बार नई बात आती है कि सर कैंडिड करनी है कि ट्रेडिशनल करनी है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरे लिए फोटोग्राफी करनी है, आपने ये दोनों शब्दों को हटा दो। आप अच्छी सी फोटो खींचना, कुछ अच्छे मूवमेंट खींचना, कैंडिड हो या ट्रेडिशनल हो। आप कभी कभी लोग आते हैं, मेरे पास भी आए कई बार, सर मुझे ना कैंडिड फोटोग्राफर चाहिए। और एक लेडी आई एक दिन, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि सर अपने हस्बैंड की बाहों में हाथ डाला और सर मेरी एक कैंडिड फोटो खींच दो। अरे यार जी, कैंडिड थोड़ी अब लोगों की नजरों में ना, तो ये जो मूवमेंट्स है ना, जो अलर्टनेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अलर्ट रहिए, दुल्हन वहां से आ रही है, चाहे कहीं पर भी, मैं नहीं कह रहा हूँ वेडिंग में, कहीं पर भी कोई आ रहा है, आपको एक एजम्पशंस होना चाहिए, ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो मेरे को ऐसा करना है, मुझे इस जगह पर आएगा, इतने टाइम पर ये शायद ऐसा कर सकता है, तो मुझे वो वाला शॉट मिल जाएगा। हर मोमेंट कैप्चर करना वो भी एक आर्ट होता है। आपके हिसाब से कौन सा कैमरा कौन से मोमेंट के लिए सूटेबल है, और आपके ओपिनियन में कौन कौन से कोई ब्रांड्स हैं, या आपको कोई फेवरेट कैमरा का ब्रांड है, या जो आपको लगता है? यहाँ पे वी आर नॉट इंडोर्सिंग एनी ब्रांड, बट हम फॉर द सेक ऑफ द कॉन्वर्सेशन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कोई आपका फेवरेट कैमरा है ऐसा, या कोई लेंसेज ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये वाला इक्विपमेंट मैं यूज करूंगा, उससे ज्यादा अच्छी फोटोग्राफ्स आएंगी? सर कैमरा, हर कोई कंपनी बढ़िया से बढ़िया कैमरा बनाती है। अच्छा। हर कोई कंपनी कॉस्ट वाइज हर लेवल के लिए कैमरा बनाती है। जो पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं उनके लिए भी बड़ा है, और हर कंपनी बनाती है। तो कैमरा किसी कंपनी ब्रांड के लिए मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कैमरा हर कंपनी के पास अच्छा है। कई लोग बोलते हैं कि फलानी ब्रांड के कपड़े में कलर बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, उसके नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर कैमरे में 1000 सेटिंग्स है। और मैं हकीकत बताऊं, हमारे यहाँ कई फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो ब्रांड को या उसकी कॉस्ट को लेकर के कैमरा खरीदते हैं, लेकिन यूज नहीं कर पाते उसको, उसका 10% भी यूज नहीं कर पाते। हम भी 50% तक अटक जाते हैं, हम उससे ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे मैं आया था, वीडियो की बात करी, आई एम नॉट ए वीडियोग्राफर, मुझे वीडियोस की सेटिंग्स नहीं पता, तो इट मींस मैंने तो 50% यूज किया जी। तो कैमरे की हर सेटिंग, हर कंपनी, कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं जो यहीं पर फिक्स रहेंगी, वो हर कंपनी के साथ है। एपर्चर का नंबर यहीं पर रहेगा, वो हर कंपनी के साथ है, क्योंकि यूनिवर्सल चीजें हैं ना, तो हर कंपनी का ब्रांड की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हाथ में जो कैमरा है, मुझे जिस कंपनी ने डिस्काउंट में दे दिया, मेरे लिए वो अच्छा है। अब नहीं देते हैं डिस्काउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कैमरा यूज करना है। वो चेपी जो और बाहर लगी हुई है नाम की, वो दैट इज वेरी डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। कोई उससे, जो कि अगर आपने रघुराज जी से कभी पूछा है कि कैमरा कौन सा यूज करते, कोई नहीं पूछता। अविनाश पचरीता जी इतने बढ़िया डांसर्स के फोटो खींचते हैं, कोई नहीं देखता कि उन्होंने कैमरा कौन सा यूज किया। आज भी हमारा प्रोफाइल कई लोग देखते हैं और ये पूछते हैं
कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं। आपने जो फोटो देखी वो पता नहीं कौन से कैमरे की, तो इररिलेवेंट इट्स इररिलेवेंट थिंग। हाँ, आपका विजन क्या कहता है। मेरे हाथ में उस समय सोनी भी हो सकता है, मेरे हाथ में मोबाइल भी हो सकता है, मेरे हाथ में कैनन, कोई भी हो सकता है। तो वो जो मूवमेंट उस दिन कैप्चर हुआ, उसके कलर्स तो आप वेरिएशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो तो कोई भी कैमरा कर सकते हैं। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि हम किसी इवेंट में गए या बड़े फेस्टिवल में गए, वहां आप देखिए कि ढेरों फोटोग्राफर्स हैं। मान लीजिए पुष्कर मेले में जाएंगे, हर इलाके के हर कॉर्नर के फोटोग्राफर्स मिलेंगे, हर ब्रांड के फोटोग्राफर्स मिलेंगे, हर ब्रांड की जैकेट पहने हुए, हर ब्रांड का कैमरा यूज करने वाले फोटोग्राफर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर सबकी अच्छी फोटो लगी होंगी, इसलिए कैमरा नहीं है, उसके पीछे कौन बैठा है, कौन खींच रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके साथ साथ एक ही ब्रांड का हल्का और भारी 30,000 से लेकर 3 लाख के कैमरे तक से भी कोई बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मशीन का, मशीन जो है वो यूज कर रही है एज ए मशीन, इट्स ए मशीन जो कन्वर्ट कर रहा है आपकी विजन्स को, मशीन है। तो दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये है कि उसमें फैसिलिटी ज्यादा है, इसमें फैसिलिटी कम है। कोई चीज किसी की अच्छी है, कोई चीज किसी की ज्यादा अच्छी। और मुझे तो आज तक ये नहीं समझाया, थोड़ा सा चेंज हो गया पिछले कुछ सालों में। आप किसी एक ब्रांड ने एक कैमरा निकाला, पर्टिकुलर कुछ खास चीजें डाली उस, पता नहीं कैसे बी ब्रांड का कैमरा महीने बाद लॉन्च हो जाता है, उसी कीमत, उसके आसपास की कीमत, उसके आसपास के फैसिलिटीज के साथ। अंतर खाने कुछ तो होगा। इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी R&D, उनकी R&D इन जैसी है। इनके पेटेंट है, इन्होंने कुछ पेटेंट कराया, दूसरे ने कुछ और पेटेंट करा लिया, उन्होंने भी कुछ और नई टेक्नोलॉजी निकाल दी। किसी में वो कहते हैं कि मेरा लेंस नहीं था, वाइब्रेशन रिडक्शन है, दूसरे ने बोला स्टेबलाइजेशन है, सब हो जाता है। तो ब्रांड आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगता नहीं कि कैमरा कोई भी हो अच्छा फोटोग्राफर पे करना है, फोटोग्राफर पे बहुत मोबाइल से बहुत अच्छी फोटोज लेते हैं। इसी एडिंग टू दिस एक और क्वेश्चन ये है कि आजकल स्मार्टफोन्स हर किसी के पास है और फोटोग्राफ्स भी खींच लेते हैं। वो काफी अच्छी हाई क्वालिटी आईफोन हो गए या जो भी हो गए, हाई एंड एंड्रॉइड फोन हो गए, सैमसंग, ये सब। जब फोटोग्राफी की बात आती है, इसने जो ट्रेडिशनल जो फोटोग्राफी होती है उसको कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये स्मार्टफोन्स आने से। और इसके बाद जो AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडिटिंग करता है, उसको फोटोग्राफ्स को एनहांस कर देता है, जो नॉर्मल कैमरा शायद से ना कर पाए। तो इससे कोई फर्क पड़ा है स्मार्टफोन्स के आने के बाद से और जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होती है, कोई फर्क आया है? बहुत फर्क पड़ा। एक सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ा मोबाइल फोटोग्राफी के बाद, जो मेरे को समझ आया, जो मेरा मानना है, फोटोग्राफ की पर्टिकुलर उस इमेज की लाइफ खत्म हो गई। अच्छा, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम था, आपके घर में आज भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होगी किसी बुजुर्ग की, उस जमाने की 50-60 साल पुरानी फोटो होगी, संभली हुई रखी, ठीक है, आज भी है ना जी। उसका स्पैन कितना लंबा हो गया, 70 साल, 50 साल, 60 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद कलर फोटोग्राफी आई थी नेगेटिव्स पे जी। उसकी भी कुछ फोटोज होंगी कहीं एल्बम में जी। अभी होंगी कहीं के घर पे, उसका लाइफ स्पैन भी है 20-30 साल का तो है जी। क्या किसी ने फिर डिजिटल भी आया तो थोड़ी बहुत फोटोज हमारे कंप्यूटर पे कहीं और है। मोबाइल के बाद क्या किसी ने कभी प्रिंट कराए? नहीं कराया, बहुत कम लोग करता है, बहुत कम लोग। क्या वो फोटो जो आपने 1 महीने पहले देखी, क्लिक करी थी, वो आपने देखी दोबारा? नहीं देखी, बहुत कम लोग। देखना, जो सुनने वाले हैं सब लोग देखना, ध्यान रखना, उसकी लाइफ खत्म। इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट करी थी, पहले मैं फेसबुक के कवर के लिए ऐसी फोटो खींचता था, मुझे फेसबुक के कवर पे डालना है क्योंकि मुझे ऐसी फोटो चाहिए, फेसबुक पे ऐसी फोटो चाहिए, अब इंस्टाग्राम के लिए ऐसी फोटो चाहिए करे। अब मैं इंस्टाग्राम के लिए खींचता हूँ और इंस्टाग्राम की लाइफ दोबारा तो देखी नहीं, दोबारा कब देखी? किसी और ने देखी, मैंने सिर्फ लाइक्स गिने, खत्म। जो एक एज, जो टाइम, वो जो हुआ था ना, क्या कहते हैं, फ्रीज, जो टाइम फ्रीज हुआ था, वो टाइम दोबारा देखा तो भी किसी ने, बहुत कम देखते हैं। कुछ लोग हैं जो देख पाते हैं, कुछ लोग हैं जो डॉक्यूमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग उसको हार्ड डिस्क में। तो मोबाइल से
फोटोग्राफ तो बहुत बढ़ गई, हर रोज खींची, मूवमेंट्स अब कोई मिस नहीं हो रहा, हर चीज की फोटो खींची जा रही। सेल्फी, अपनी सेल्फी खींच रहे हैं, मैंने भी सेल्फी खींची, मेरी एक यूट्यूब पे छोटी सी वीडियो है, मैंने सेल्फी खींची। और उस समय मैंने एक तय किया कि मैं एक ऐसे करके कैमरा रख के पीछे मेरे कुछ भी है, जो भी जगह है, मैंने अपना फेस ऐसे क्लिक किया और जहां भी जाता था, क्योंकि मेरा हाथ तो हाथ उतना ही है, मेरे कैमरे का लेंस उतना ही है, तो वही एक ही एंगल आया। मेरे चेहरे में कभी दाढ़ी थी, कभी नहीं थी, कभी बाल थे, नहीं थे, कम थे, ज्यादा थे, काले थे, पीले थे, सारे एक सेल्फी। एक टाइम स्पैन लगाया मैंने 10-12 साल मैं फोटो खींचता रहा। तो वो सेल्फी मैंने वो संभाल के रखी जी। जो मोबाइल्स की सेल्फी है ना, या हमने जो कुछ खींचा है, अभी कुछ चीज कुछ 5-7 सालों में इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव आया कि हमने उन मोबाइल्स को YouTube के लिए, वीडियो करने के लिए, दूसरी और चीजों के लिए बनाना शुरू किया, दूसरों को दिखाना शुरू करा। तब से थोड़ा सा ये इसकी रिलेवेंसी थोड़ी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी वाइज देखो, कैमरे को भी क्लीन कर सकते हैं हम। कुछ फोन कहते हैं कि हम कर रहे हैं, उसको एज इट इज बीट पे कर सकते हैं। उसका सेंसर इतना सा है, कैमरे का सेंसर थोड़ा बड़ा है, तो एज ए रीप्रिंट के लिए, प्रिंट बनाने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, मोबाइल की भी फोटो एग्जिबिट हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा तरह डिटेलिंग होती है, डिटेलिंग थोड़ी स्क्रीन भर के लिए तो ठीक है, कुछ मोबाइल स्क्रीन से ऊपर तक के लिए भी ठीक है। एक आध बार मैंने किसी का एडवर्टीजमेंट भी बहुत साल पहले देखा था, एक बहुत बड़ा होर्डिंग था 20x60 का, उसके नीचे लिखा हुआ था दिस फोटो वाज शॉट ऑन दिस फोन, फलाना फोन में। तो अच्छा है, बड़ी भी फोटो बन रही है, इसका मतलब पूरी से। तो जो डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं पहले मोबाइल फोटोग्राफी नहीं करता था, मुझे सीखना पड़ा मोबाइल्स की। मेरे हमेशा कैमरा हमेशा टंगा रहता है, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मोबाइल से भी खींचूं। लेकिन मुझे मोबाइल की फोटोग्राफी सीखनी पड़ी जब मैं कहीं पढ़ाने जाता हूँ, खासकर कुछ अकेडमीज में जहाँ ऑफिसर्स हैं, वहाँ के ऑफिसर्स कैमरे से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। फौज में है, कैडेट्स को पढ़ाता हूँ, कई और लोगों को पढ़ाता हूँ, कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, तो उस जगह पर हर एक कोई कैमरा यूज नहीं कर रहा है, मोबाइल करता था, मुझसे सवाल करता था, मेरे को आता ही नहीं था, ज्यादा नहीं पता था। फोटोग्राफी की सारी साइज एक जैसी है, चाहे मोबाइल हो या वो, अपर्चर सब जगह यूज होता है, शटर स्पीड कुछ मोबाइल में है नहीं है, लेकिन यूज होता है। उसको समझाना तो इजी था, लेकिन मोबाइल पर्टिकुलरली मोबाइल में कहाँ से अपर्चर, कहाँ से क्या कुछ सेटिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मुझे मोबाइल्स की फोटोग्राफी सीखनी पड़ी ताकि मैं पढ़ा सकूं। मुझे पढ़ना पड़ा, उसके बाद मुझे फिर हुआ, और फिर मुझे ऐसा फोन लेना पड़ा जिसमें मैं अच्छी सी फोटोग्राफी कर सकूं। मैं भी करता हूँ कभी कभी, और फिर देखा कि वो जो चीजें हैं ना, जो चेंज है, एडिट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, पर वो फिर भी वो मजा जो कैमरे का वो मोबाइल से है इतना नहीं है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज भी अच्छी है। जो कैमरा नहीं काम कर सकता मोबाइल कर सकता है। करेक्ट। आपकी एक नई बुक आई है एरियल विस्टास करके, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये आपका क्या विजन था, क्यों आपने ये बुक लॉन्च करी है, क्या थॉट प्रोसेस गया इस बुक के बारे में थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, ये बुक है एरियल विस्टास ऑफ उत्तराखंड जी। मैंने एरियल फोटोग्राफी करनी स्टार्ट करी, पहले कुछ फौज के लिए काम किया था जी, तो उसमें कुछ फोटो खींचने का मौका मिला मुझे। एयरफोर्स के लिए भी कुछ काम किया, इंडियन आर्मी के लिए भी कुछ काम किया, तो उसमें भी कुछ कभी एरियली कुछ फोटो खींचने का भी मौका मिला मुझे। हरिद्वार कुंभ हुआ था 2010 में जी, जो उसमें एक जॉय राइड थी हेलीकॉप्टर की, मैं और एक हमारे साथी गए, हमने टिकट खरीदा, 5 मिनट की राइड थी, और हमने पायलट से रिक्वेस्ट करी कि सर हमने फोटो खींचने के लिए ही जाना है, क्योंकि नॉर्मली मना कर देते हैं। हमने बोला कि हम टिकट तभी खरीदेंगे और आप हमको बोलेंगे कि हम फोटो खींच सकते हैं, कि शीशे के बाहर से ही खींचना है, बाहर नहीं निकालना है। मैंने ठीक, हमने शीशे से फोटो खींचे। उस दिन मैं जब उड़ रहा था, वो 5 या 6 मिनट की जो फ्लाइंग थी हेलीकॉप्टर से, उसमें हरिद्वार बिल्कुल अलग लगा। हरिद्वार के ऊपर था,
हमने दिन तय किया था ऐसा कि जिस दिन संडे भीड़ हो, जिस दिन कुंभ में कोई स्नान होता था उस दिन हेलीकॉप्टर की राइड नहीं, जी। ताकि भीड़ पे कोई वो ना हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर रखा था। तो हमने कोई संडे का दिन चुना जिस दिन हरिद्वार में एटलीस्ट थोड़ी बहुत भीड़ हो। कुंभ के टाइम कुंभ का है, लेकिन कुंभ का मेन स्नान उस दिन नहीं। संडे को थोड़ी भीड़ होगी तो हमने चारों तरफ जब उसके राउंड लगाया, ऊपर से फोटो खींची तो गजब का दिखा दे हरिद्वार, अलग ही एंगल दिखा। तो उस दिन मैंने सोचा कि अगर मौका मिला तो मैं ऊपर से कुछ फोटोज खींचता रहूंगा। तब तक ड्रोन की भी चलन स्टार्ट हुआ था जी। पर ड्रोन फिर वही है ना कि ड्रोन तो है, ड्रोन कैमरा देख रहा है ऊपर से, मैं सिर्फ मोबाइल में देख रहा हूँ। जो आई पीस का जो ये एक रिलेशन है ना कैमरे के साथ, आई पीस का रिलेशन, मैं अभी भी लोग ऐसे फोटो खींचते हैं, मुझे उसमें मजा नहीं आता। जब तक आंख से अंदर से फ्रेम में ना दिखे ना तब तक मजा नहीं आता। दूसरा, ड्रोन की कुछ अपनी लिमिटेशंस है, अपने कैमरे की नहीं है। तो हेलीकॉप्टर, हमर शूट, एरोप्लेन, जब मैंने ट्रैवल किया कहीं पर भी एरोप्लेन से भी, तो मेरी इच्छा रहती है, मैं विंडो, बच्चों की तरह मैं खिड़की का ध्यान रखता हूँ। जैसे बच्चे कहते हैं ना मेरे को खिड़की चाहिए, मुझे भी खिड़की चाहिए। मेरे दोस्त हैं कोई भी हो, इनफैक्ट मेरी वाइफ और मैं फ्लाई कर रहे थे, मैंने अपनी वाइफ को बुलाया यार खिड़की के साइड भाई बैठूंगा, या तो हम 2 खिड़कियां बुक करते हैं, तो इधर एक हमारी बातचीत कैसे होगी। तो खिड़की कार है, बस है, रेल है या हवाई जहाज है, खिड़की बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे फोटो खींचती है। फोटो नहीं भी खींच रहे तो देखना है, वो ऑब्जर्वेशन भी तो है ना, कब कहाँ क्या है, क्या पता नहीं क्या मिस कर जाऊं, सोता भी नहीं, तो वो बहुत जरूरी है। तो मैंने वो एरियल ही एक हेलीकॉप्टर के लिए सोचा, मौका मिले, एक बार और मौका मिला, फिर एक बार और मिला, फिर एक मेरे दोस्त मिल गए एक दिन अचानक कहीं पर, वो उन्होंने बोला, पहले दिन इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ड्राइवर हूँ, ऐसी बातचीत कहीं पर मिले, उन्होंने मैं ड्राइवर, अच्छा बढ़िया गाड़ी चलाते होंगे। उन्होंने कहीं जाने की इच्छा रखी कि देहरादून में कोई बताओ जहाँ पर नेचर का बहुत अच्छा सा हो। मैंने सर आसन चलिए, अगर आपके पास गाड़ी है, मेरे पास तो बाइक है, बाइक पे भी आ सकते हैं, नहीं तो हम टैक्सी में कर लेंगे, तो चलते हैं आसन। अगले दिन सुबह आए, मेरे साथ चले, उनको बहुत सा बढ़िया लगी वो जगह। उस समय माइग्रेटरी बर्ड्स आई रखी थी, आने स्टार्ट हुई थी, सितंबर का महीना था, आनी स्टार्ट हुई थी, बातचीत हुई। तो रात को उन्होंने फोन किया, हम आसन से वापस आ गए, उनको बहुत अच्छा लगा। रात को उन्होंने फोन किया, कहते हैं कि सुबह कहीं घूमने चलते हैं, कितने बजे उठ जाओगे? मैंने आप जब बोलो, घूमने के लिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल लूंगा। मैंने बोला हाँ मैं खाली हूँ, चलेंगे, कल कोई काम नहीं है, सुबह 11 बजे तक, कह रहे 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, ठीक है। मैं चले, मैं इनके यहाँ एक होटल में बुलाया, सुबह सुबह पहुंच गया 6 बजे, उन्होंने बाहर आके गाड़ी में बिठाया, सीधे हेलीपैड। अभी तक मेरे दिमाग में होता है कि वो ड्राइवर है, उन्होंने बोला था मैं ड्राइव करता हूँ। हेलीपैड में आए, मेरे को एक हेलीकॉप्टर के सामने खड़ा किया, कह रहे ये है मेरी टैक्सी, आज आप इस पे बैठिए, मैंने आपके लिए शीशा साफ कराया, इससे फोटो खींची, और मुझे एक जैकेट भी दे दी। मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट वाला दिन था। इससे पहले मैं एक बार फोटो खींची चुकूं, मुझे अच्छा लगा, पहाड़ के ऊपर से उड़ता हुआ गया, बहुत सारी फोटो खींची, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गया उस दिन। तो थोड़ी सी फोटोज बहुत वो नहीं आई, बहुत मजेदारी नहीं थी उसमें, एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया। शाम को उन्होंने बोला, सुबह आ गए, छोड़ दिया और बद्रीनाथ तक गए थे। हालांकि मंदिर तक नहीं गए, बद्रीनाथ के हेलीपैड तक गए थे। मैंने घर पे आके बताया मैं तो बद्रीनाथ हो गया है। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गया? कैसे गया? मैंने हेलीकॉप्टर से गया था। घर पे शाम को उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे है फोटो में? जी फोटो तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मजा नहीं आया, फिर एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया। फिर बड़े ईमानदार आदमी हो, अपनी फोटो को ऐसे बोल रहे हो और ये भी बता रहे हो कि एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया, तो ये कल सुबह फिर चलते हैं, अब की बार अच्छी खींच लो, क्योंकि दूसरे बिल ले गए। अब की बार दूसरा था बहुत अच्छा। अब मैंने थोड़ा सा संभल के खींचा। जब उन्होंने बोला था ना शाम को, तो मेरे को कोशिश करी मैंने कि वो दिमाग में लाऊं, हर फोटो को देखा, क्यों खराब है, शीशे का रिफ्लेक्शन है, कुछ है, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मैं धीरे धीरे उनके साथ 3-4 सफर किए, कुछ और हुआ, फिर एक बार टिकट लिया, फिर कहीं जाना था, फिर टिकट लिया, फिर कुछ हुआ। फिर जब मैं मेरी देहरादून से दिल्ली की फ्लाइट थी, तो मैंने फोटो खींचा, शीशे में चिपका के फोटो खींचा कैमरा से, कोई रिफ्लेक्शन ना आए, कोशिश करी।
जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो काफी कम डिस्टेंस होता है, मैं कैमरा की गोद में रहता था, खुद खींचता रहता था, सब कुछ किया मैंने ऐसे ऐसे करके। वो एक एरियल फोटोग्राफी मेरे उसमें आई। और इस बीच में एक बार हमारे यहाँ वो भी हुई, आपदा भी आ गई थी केदारनाथ में जी। उस बीच में मेरे को बहुत लोगों ने बोला, तब तक मेरी काफी सारी फ्लाइंग हो चुकी थी जी। मेरे को उस समय बहुत लोगों ने बोला कि आइए आप मेरे साथ चलो। मैं नहीं सर, आपके हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो एक सवारी आप एक किसी को बचा के नहीं ला पाएंगे। कई बार लोगों ने बोला नहीं। और ये भी बोला गया मेरे लिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हेलीकॉप्टर में जाने के लिए मना कर रहा है। मैंने सर मैं मना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना, मेरी इच्छा है, लेकिन मना इसलिए कर रहा हूँ, एक फैक्टर है कि आप मेरी जगह किसी एक और उसको लेके आ सकते हैं जो बचा करके ना। दूसरा है कि मौसम खराब है, मेरे लिए किसी काम का नहीं, मेरे को झूठे लेने नहीं जाना ना, मेरे को तो फोटोग्राफी के लिए जाना। तो जिस दिन फोटोग्राफी करनी होगी उस दिन आप लेके आइए। आपदा के टाइम पे हेलीकॉप्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया, सब कुछ किया। मतलब बाकी सब लोगों के साथ हेलीकॉप्टर का भी रोल रहा था। तब मेरे को एक बार दिमाग में आया था कि मैं कुछ करूं, सोचूं इसके बारे में कुछ। धीरे धीरे आता रहा, एरियली कुछ बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ। बाद में उत्तराखंड में हिमालय दर्शन नाम से कुछ चीजें स्टार्ट हुई, हेलीकॉप्टर्स की राइड स्टार्ट हुई। हमने टिकट लेता था, कहीं से कुछ पैसे बचाए, टिकट लिया, कोई घूम के आया। जरूरी नहीं था कि मैं, कभी कभी मेरे साथ ये भी होता, कुछ कंपनी को बोला मैंने, सब मेरे को टिकट दे दो, मैं जाऊंगा और वापस आता जी, मैं रुकना नहीं। तो वो बोलते थे कि अगर रुकेंगे तो मान लीजिए वहां पर सवारी ज्यादा हुई तो आपको रुकना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं। एक आध बार ऐसा भी हुआ, मैं गया हूँ और बस से वापस आया। अच्छा, टिकट दिया, उत्तरकाशी से भी आया हूँ, अच्छा, गौचर से भी वापस आया, बस से वापस आया। तो ऐसे ऐसे मैंने करके बहुत सारे स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि हेलीकॉप्टर में मैंने कई बड़े ऑफिसर्स से भी बात करी, नेताओं से भी बात करी, कुछ की हेल्प करो मेरे को मेरा शौक है थोड़ी सी, मैं एरियली फोटो खींचता हूँ। हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स में ना बहुत लोगों को मौका मिलता है, लेकिन सेल्फी ज्यादा खींचते हैं। अच्छा, मैं सेल्फी नहीं खींची। अब मेरे को, जब मैंने किताब बनाई ना मेरे पास, मेरे को बाद में समझ आया, अरे यार मेरे पास फोटो ही नहीं, अपनी छापने के लिए भी तो चाहिए आपकी। एक आध बड़ी मुश्किल से मिली फोटो, जो कुछ लोगों ने खींची, वो मैंने उसको एक अभी लास्ट ईयर मैंने सारा डेटा कंपाइल किया, एक बार देखा क्या बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे उस पे आया। मेरी पूरी जो लोग थे इर्द गिर्द, बोला कि बहुत अच्छा डेटा है, कुछ करो। मैंने किया, एक किताब के फॉर्म में लाए, लिखा। फिर हमारे एक और दोस्त हैं अनु, उनसे हेल्प ली। उस लिखे हुए को उन्होंने रीराइट किया, अच्छा सा बनाया, कुछ थोड़ा बहुत ही है लिखा हुआ। लोकेशंस देखी, कौन सी लोकेशंस हैं, कहाँ की हैं, हेलीकॉप्टर का रूट कौन सा है, तो मैंने फोटोज खींच रखी है, तो कहाँ हो सकती है, क्योंकि हम तो खींचते हुए चले। जैसे जब मैंने हेलीकॉप्टर्स की राइड किए, खट 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 खींचता चला हूँ, ये नहीं देखा कि कहाँ से उठ रहा है। अभी 2 जुलाई को जी इनॉग्रेट माननीय मुख्यमंत्री ने उसको रिलीज किया। हमारी अच्छी किताब बनाई है, हमने कोशिश करी अच्छे से अच्छी बनाने की, ऐसी किताब बनाने की बिल्कुल अच्छी है। मैं तो ऑफलाइन जब मैंने ऐसी कोशिश करी कि वो एक उत्तराखंड का अच्छा सा मूवमेंट हो, क्योंकि इस पे सारी उत्तराखंड के ज्यादातर पार्ट्स इनकॉर्पोरेट हुए, जो ऊपर से देख करके एरियल व्यूज है। मतलब एक बार खेतों को देख रहे थे और उसको देख रहे थे, उसका एक सबटाइटल है किताब का, मतलब पूरा नाम एरियल विस्टास ऑफ उत्तराखंड है, और सबटाइटल द वे द वर्ड्स सी अस, जैसे भगवान हमको ऊपर से देख रहा होगा, उसी नजर से हमने उत्तराखंड को दिखाने की कोशिश की। जी, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, बहुत ही खूबसूरत बुक आपने लिखा। जो बडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एनी एडवाइस फॉर देम कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे अपना करियर बिल्ड करना है, क्या क्या डूज एंड डोंट्स एक बडिंग फोटोग्राफर को आप देंगे? मुझे कुछ सालों में कई ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, अलग अलग फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे वो छोड़कर फोटोग्राफी करनी। सो आई ऑलवेज सजेस्ट दैट पढ़ाई मत छोड़ो। जी,
इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करिए, साथ साथ फोटोग्राफी करते रहिए। इम्पोर्टेंट है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, एक प्योरली एक फोटोग्राफर ना अच्छा कैमरा खरीदने को बहुत टाइम लगा देता है, क्योंकि इतना पैसे नहीं जमा कर पाता है। प्योरली अगर वो एक फोटोग्राफर कर रहा है, अगर वो फोटोग्राफी के साथ बिजनेस भी कर रहा है, माइंड सेट बिजनेस का भी है, बिजनेस माइंडेड भी है, तो पैसा कमा सकते हैं अच्छे से। बट वो डिपेंड करता है आप पर्सन टू पर्सन की कैसे वो रखते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कहीं और, उसमें पैसा है, आप उसके सेविंग से कैमरा खरीदिए, अपना शौक पूरा करिए। अगर आपको लग रहा है कि अब आपका करियर अच्छा फोटोग्राफी में हो सकता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, इस पे आदि कुछ दिक्कत नहीं। तो आपके पास एक सेफ साइड रहेगा। अभी कुछ टाइम तक तो अच्छी फोटोग्राफी का करियर अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। फोटोग्राफर बहुत अच्छी एक उस पे भी देखा जाता है फोटोग्राफर, फोटो आर्टिस्ट को, बशर्ते उसने अपनी जगह वैसी बनाई हो, मतलब वो चलता फिरता फोटोग्राफी है, वो भी है, लेकिन उस तरह का नहीं। इज्जत बहुत मिलती है, पहले नहीं मिलती थी, अब इज्जत बहुत मिलती है, बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है वो फोटोग्राफर के ऊपर कि वो कितनी इज्जत से अपना काम कर रहा है, कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहा है, उसको कितनी इज्जत मिलती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर इज्जत मिलती है, अब मिलती है, पहले बहुत कम होता था, तो अब आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ गया कुछ है। करियर वाइज भी बहुत सारी जगह पर हैं अभी, फोरेंसिक्स में है, अभी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में है, सारे जितने ऑनलाइन, अब सब जितना माल बिक रहा है, जितना सामान बिक रहा है, ज्यादातर ऑनलाइन बिक रहा है। ऑनलाइन तभी बिकेगा जब आपकी फोटो अच्छी होगी, जब फोटो अच्छी होगी। मोबाइल से खींची हुई फोटो, जो कई कंजूस कंपनियां हैं जो मोबाइल से फोटो खींच करके डालती हैं, तो उनका सामान भी वैसे ही बिकता है, उसकी क्वालिटी जो दिखता है वही बिकता है। तो आप अच्छा काम करेंगे, बिकेगा। आप अच्छे फोटोग्राफर से काम लेंगे, वो उसका आपका सामान बिकेगा। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी का कैरियर में बढ़ गया। हर इंस्टीट्यूशन में अब फोटोग्राफर अपॉइंट करे जा रहे हैं, पहले तो हायर किए जाते थे, अब अपॉइंट करते हैं लोग। तो एक फोटोग्राफी की एक जगह और बन गई है, क्योंकि रोज काम है, तो पढ़े लिखे को अपॉइंट कर रहे हैं, जिसने फोटोग्राफी का कोर्स किया उसको अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाने के लिए भी फोटोग्राफर्स को अपॉइंट कर रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे यहाँ पढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग पढ़ाना भी स्टार्ट करें, क्योंकि अभी 2-4-5 लोग हैं, अगर देहरादून की बात करें तो 2-4-5 लोग हैं जो फोटोग्राफी को पढ़ा पा रहे। जी। पढ़ाने के लिए बहुत आ रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे। जो अच्छा पढ़ाने पा रहे हैं उनके लिए अभी बहुत सारी जगह है। भाई आओ, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कि आप पढ़ाना भी स्टार्ट करो जो आपने पढ़ा है, पर पढ़ाने के लिए ये है कि आप गलत नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एक टीचर है, वो जो उसने बोल दिया 40-45 बच्चों के सामने, वो उन 40-45 बच्चों के सामने लकीर है, पत्थर की लकीर है। जो आपने बोला वही सही है, क्योंकि आपको फिर सही बोलना है। तो मुझे वो पढ़ाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही पढ़ा दूं। पढ़ाने का करियर भी अच्छा है, बहुत सारे अभी ठीक ठाक करियर हैं, बट प्योरली फोटोग्राफी का आने वाला थोड़ा मतलब ये पैशन के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल पैशन है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी बने। कैसा भी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में बहुत खर्चा है, बिकता कम है। अभी वो मैगजीन्स, कुछ पोर्टल्स, कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी मतलब या तो बहुत अच्छा बिकता है या बहुत कम बिकता है, तो हर किसी डिपेंड करता है सभी बिजनेस। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू अगेन, आपका भी, आपने मुझे बुलाया, इतना अच्छा मौका दिया। पब्लिक के बीच में आने के लिए मौका चाहिए जी। और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, कुछ मैं लोगों के काम आ सकूं जी, मेरे लिए अच्छा है जी। अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझसे लोग सीख सके, मैं कुछ सीख सकूं लोगों से, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइज, ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन भूमेश भारती जी के साथ। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। थैंक्स।